जय हिंद दोस्तों। चलिए, स्वागत है आपका कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज बात करते हैं 31 जुलाई 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, जहां से आपके एग्जाम में सवाल बनने की प्रबल संभावना है। जो लोग सेशन से पहली बार जुड़े उन्हें बता दूं कि इस सेशन को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहां से ये पता चल जाएगा कि किस तरह से किसी न्यूज को उठाकर वहां से क्वेश्चन करंट अफेयर सेक्शन में आपके एग्जाम में आता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और आज की महत्वपूर्ण इवेंट या पहली न्यूज के बारे में बात करते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दिल्ली द्वारा रिलीज की गई इस खबर में उन्होंने कहा दैट पीएम वेलकम्स रिटर्न ऑफ सैक्रेड पिपरवाहा रिलायंस आफ्टर 127 ईयर। 127 साल बाद जो अंग्रेजों द्वारा पिपरवाहा से कुछ बुद्धिज्म से जुड़े अवशेषों को यहां से इंग्लैंड ले जाया गया, उनका इंटरनेशनल बिडिंग हो रहा था। उनको बिडिंग को रुकवाकर भारत सरकार ने उन रिलायंसेस को वापस इंडिया लाने में सक्सेसफुली इंडिया लेकर आई या सफलता प्राप्त की, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज डाला और कहा भी दैट इज अ जॉयस डे फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज, और साथ में उन्होंने मेंशन किया दैट विकास भी और विरासत भी। यहां से एक सवाल बनता है, एक चीज तो बुद्धिज्म न्यूज में है, वो तो है ही साथ एक जगह न्यूज में आ गई और उस जगह का नाम है पिपरवाहा। और हम बात करते हैं कि प्लेस इन न्यूज जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है आपका करंट अफेयर सेक्शन में, कि अगर कोई जगह जो है वो न्यूज में किस कारण से। पिपरवाहा न्यूज में सवाल बन सकता है आपसे कि पिपरवाहा जो है वो कहां पर सिचुएटेड है, कौन से भारतीय राज्य में स्थित है। सो पिपरवाहा अ साइट एसोसिएट विद द रिलायंस ऑफ बुद्धिज्म, वो कहां किस इंडियन स्टेट में सिचुएटेड है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम। अगर आप इस क्वेश्चन से गो थ्रू हुए हैं या आप इस बारे में आइडिया रखते हैं, आपका ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि पिपरवाहा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित एक जगह है जो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज के बारे में, अगली महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में। ये न्यूज है निसार सैटेलाइट को लेकर। निसार द रिवॉल्यूशनरी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। निसार को लेकर हम ऑलरेडी 3 से 4 क्वेश्चंस पहले वाले सेशन, प्रीवियस सेशन में भी कवर कर चुके हैं। निसार इसरो और नासा द्वारा बनाया गया एक मिशन या फिर एक सार सैटेलाइट है जो अब अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए काम करेगा। फाइनली निसार को लॉन्च कर दिया गया है भारत से, और ये भारत का मिस वर्ल्ड जो है या अर्थ के लिए एक पहला ऐसा ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो सबसे महंगा है, और पहली बार ऐसा सैटेलाइट है जो अर्थक्वेक हुआ या ऐसी घटनाओं को पहले से आंक लेगा, पहले वो माइन्यूट चेंज को भी क्या करेगा बताएगा, और पहले से विजिलेंस जो है वो अवेलेबल करवा देगा, डेटा अवेलेबल करवा देगा। अभी वर्तमान में जो रशिया में अर्थक्वेक आया जो 8.4 मैग्नीट्यूड का था, कहा जाता है वो 10,000 न्यूक्लियर बम के बराबर ताकत रखता है, जिस कारण से उस पूरे एरिया में सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया। सो दिस इज वन ऑफ द ब्रैकेट वन, जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम के रूप में इसे जाना जाएगा। तो क्योंकि काफी लंबे समय से ये चीज न्यूज में है, तो वापस सवाल बनने की संभावना। अच्छा, कहां से इसे लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। ठीक है, कौन से रॉकेट से गया? तो ये कौन से रॉकेट से गया है? GSLV F-16 रॉकेट जो है वहां से इसे लॉन्च किया गया है। ये अपने आप में क्या है? तो ये अपने आप में एक एपर्चर रडार सैटेलाइट है, जिसे सिंथेटिक एपर्चर रडार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 तरह के बैंड लगे हैं, एक L बैंड और एक S बैंड। ठीक है, जो भारत का या अर्थ का एक एक्यूरेट डेटा जो है वो इसको देंगे। सवाल यहां से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ निसार मिशन जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो? नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया निसार का मिशन क्या है, किस आधार पर इसे लॉन्च किया गया? फर्स्ट, टू स्टडी ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना। सेकेंड, टू मॉनिटर अर्थ लैंड एंड आइस चेंजेस, पृथ्वी और भूमि में बर्फ में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करना। टू एक्सप्लोर मार्स सरफेस, मंगल ग्रह की सतह का अन्वेषण करना। और टू डिटेक्ट एक्सप्लोरेशन, ब्रह्म ग्रहों का पता लगाना। इनमें से क्या ऑप्शन है? आप लोगों ने ये पहले ही पढ़ रखा है, तो ऑप्शन अब आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं जो इस एरिया से महत्वपूर्ण है। न्यूज है स्कीम फॉर वुमेन कोऑपरेटिव। भारत सरकार द्वारा एक नया मिनिस्ट्री जो है वो लॉन्च किया गया, जिससे हम कहते हैं सहकारिता मंत्रालय या कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, जिसके पहले और अभी तक वर्तमान में जो मिनिस्टर है वो है अमित शाह, जो भारत के गृह मंत्री भी है। वो वुमेन कॉर्पोरेशन को लेकर कई सारे काम चला रहे। सो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो उसके अधीन काम करती है, उसने कुछ स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव वुमेन कोऑपरेटिव स्कीम चला रखी है, जिसमें से एक नाम है स्वयं शक्ति सहकार योजना और दूसरी का नाम है नंदिनी सहकार योजना। स्वयं शक्ति सहकार योजना जो उसका
जो मेन है वो है फैसिलिटेट एक्सेस टू अफोर्डेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, रिलायबल फाइनेंशियल सर्विस टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सस्ती चीजें इनको अवेलेबल करवाना, जो किसमें काम कर रही है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इन जगह से इनको ये चीज अवेलेबल करवाने के लिए स्वयं शक्ति सहकार योजना जो है वो चलाई गई। दूसरी योजना है नंदिनी सहकार योजना, जो भी आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ही स्कीम है, जो फोकस डे टू फाइनेंशियल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और हैंड होल्डिंग कैपेसिटी टू द वुमन। तो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रिंसिपल भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, उसमें महिला शक्ति को अधिक ताकत देने की कोशिश इन मंत्रालय द्वारा की जाए। सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है उसका स्थापना कौन से वर्ष में की गई? In which year the Ministry of Cooperation established by the Government of India? भारत सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो इसको शुरू किया गया वर्ष 2021 में। C is the correct option for question number 3। चलिए अगले न्यूज को कवर करते हैं। अगला न्यूज है आपका INS सतपुड़ा अराइव इन सिंगापुर फॉर सिम्बैक्स 25। इंडिया और सिंगापुर में मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए हम दोनों के बीच में नेवल एक्सरसाइज चलती है, डिफेंस एक्सरसाइज चलती है, जिसका नाम है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स जिसे कहा गया सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक्सरसाइज का अभी 32वां एडिशन या फिर 32वां एडिशन है, जिसमें एक तरफ तो INS सतपुड़ा है, साथ ही साथ RNS जो विजिलेंट और INS सुप्रीम जो कहाँ का है, जो आपके सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, जो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के हैं, वो दोनों भी पार्टिसिपेट करने वाले। ये भारत का जो महासागर विजन और एक टेस्ट पॉलिसी है उसका एक रूप है। महासागर अगर आपने देखा होगा तो पिछले लगभग पूरे महीने से न्यूज में, तो यहाँ से संभाव जो है वो बनने की पूरी संभावना है, जिसका मतलब होता है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक, है ना, जो सी रीजन है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, काम करता है। अब डिफेंस एक्सरसाइज भी लगातार न्यूज में, तो डिफेंस एक्सरसाइज को भी आप कवर कीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां से जो बनता है वो क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिंगापुर इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सिंगापुर के बारे में सही है? इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। इट इज अ आइलैंड सिटी स्टेट लोकेटेड ऑन द साउदर्न टिप ऑफ द मलय पेनिनसुला। सिंगापुर कैपिटल इज सेंटोसा। इट शेयर्स बॉर्डर विद द थाईलैंड। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? अगर आप जानते हैं इस बारे में तो आप आंसर पे लगाइए, और जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि पहला इट इज लैंडलॉक कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया गलत है, क्योंकि ये लैंडलॉक नहीं, ये एक आइलैंड स्टेट है। सेकेंड, सिंगापुर कैपिटल इज सेंटोसा। नहीं, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है, इसका कोई अलग से दूसरा कैपिटल नहीं है। ये थाईलैंड के साथ में अपनी सीमा शेयर नहीं करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये एक आइलैंड स्टेट है, जो कहां पर, सदर्न टिप ऑफ मलय पेनिनसुला पर सिचुएटेड। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। अच्छा, डिफेंस एक्सरसाइज को लेकर एक कंप्लीट वीडियो हम कल्पाक्ष पर डालने वाले हैं, जिसमें जितनी भी भारत की डिफेंस एक्सरसाइज है उनको वन शॉट में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली न्यूज, की प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त 2025 से बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है वो लागू होने वाला है। उसमें कई सारी चीजें जो है वो बदलाव के रूप में देखी जाएगी। तो क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है उसे 15 अप्रैल 2025 को नोटिफाई कर दिया गया था, जिसमें 15 अमेंडमेंट जो है वो अलग अलग लेजिस्लेशन में किए गए, जिसमें कौन कौन सा एक्ट ढूंढा गया? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 और बैंकिंग कोऑपरेटिव एक्विजिशन ट्रांसफर एक्ट 1970 और 80 जो है इन पांचों कानूनों को इस बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट में शामिल किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था टू सीक इंप्रूव गवर्नेंस स्टैंडर्ड इन बैंकिंग सेक्टर, एंश्योर enhance protection for depositor investors जो depositors and investor, quality public sector bank, increasing tenures of director, जो डायरेक्टर है उसके टेन्योर को बढ़ाकर इन कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया कि 1 अगस्त 2025 से ये जो प्रोविजंस हैं, ये प्रोविजंस क्या आ जाएंगे, डेट में आ जाएंगे। सो द अबव मेंशन प्रोविजन में क्या क्या चीजें उन्होंने कहा है, तो उन्होंने बोला है redefine the threshold of substantial interest from 5 lakh to 2 crore rupees, reviving a limit that remained unchanged since 1968.
1968 से जो थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख का था उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 2 करोड़ कर दिया गया, जो 1968 के बाद में अनचेंज था, अभी तक उसे चेंज नहीं किया गया। सेकेंड, the provisions align director tenure in cooperative bank with the 97th constitutional amendment while increasing maximum tenure from 8 year to 10 year। तो उनको क्या कर दिया उन्होंने, 10 साल का काम दे दिया, एक्सक्लूडिंग चेयरपर्सन होल टाइम डायरेक्टर, इनको अलग करके। तो उन्होंने टेन्योर जो है डायरेक्टर्स का वो बढ़ा दिया कोऑपरेटिव बैंक में। अगला है, पब्लिक सेक्टर बैंक विल नाउ परमिटेड टू ट्रांसफॉर्म unclaimed share, interest, bond, redemption amount to investor education and protection fund, bringing them in a life to practice followed by company under Companies Act. The amendment also empower to offer remuneration to the statutory authority, facilitating engagement in the high regulatory person। ये वो चीजें हैं जिस चेंज के साथ भारत में बैंकिंग में सुधार लाने की कोशिश भारत सरकार द्वारा जो है वो की गई। सो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, which of the following is not a provision introduced by the Banking Law Amendment Act 2025? निम्न में से कौन सा प्रावधान बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट 2025 द्वारा शामिल नहीं किया गया है? Allowing depositors to appoint up the 4 nominees for accounts and lockers, redefining substantial interest threshold to 2 crore for directorship, requiring bank to report CRR and other data on second and fourth Friday of each month, and allowing bank autonomy to deciding auditor remuneration। तो इसमें बेसिकली जो ऑप्शन है वो क्या है आपका, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन में जाने वाले। अगली न्यूज इस दायरे से जो कहती है एकलव्य स्कूल को लेकर राज्यसभा में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स है जिनका नाम श्री दुर्गादास उइके है, उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा पूछे गए एकलव्य स्कूल पर एक क्वेश्चन जो है उसका जवाब दिया। उन्होंने बोला कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स जो है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और वो इंप्लीमेंट करती है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट का जो वहां का एकलव्य मॉडल स्कूल्स होते हैं उनके साथ में जो फंड रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, आपका नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट द्वारा। बेसिकली ये पुराना एक योजना है जिस पर सिर्फ एक जो न्यूज है वो न्यूज आई है क्योंकि ये पार्लियामेंट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अगर यहां से देखा जाए तो इससे एक सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संबंध में सही है? EMRS is an initiative of Ministry of Education. EMRS schools are only girls belonging to urban area. EMRS aims to provide quality education to tribal children in remote areas. EMRS implement under the सर्व शिक्षा अभियान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो EMRS aims to provide quality education to the tribal children in remote area. So C is the correct option for question number 6। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, संजय सिंघल अपॉइंटेड एज न्यू डीजी ऑफ एसएसबी। संजय सिंघल जो बेसिकली एक आईपीएस ऑफिसर है उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के, उन्हें क्या बनाया गया है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर करते हैं उन्होंने उनको एसएसबी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके सशस्त्र सीमा बल जो है उसके न्यू डीजी के रूप में क्या किया है, प्रमोट किया। इससे पहले वो क्या काम कर रहे हैं, वो स्पेशल डायरेक्टर जनरल है किसके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से किसमें चले गए, सशस्त्र सीमा बल में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आता है। अब यहां से एक सवाल बनने की संभावना है जो बन सकती है, जो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग सशस्त्र सीमा बल इज इनकरेक्ट, करेक्ट। सशस्त्र सीमा बल के संबंध में कौन सा सही है? पहला, एसएसबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग इंडो चाइना बॉर्डर। दूसरा है, एसएसबी ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एसएसबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2001 टू रिप्लेस बीएसएफ एंड एसएसपी गार्ड द कोस्टल बॉर्डर ऑफ इंडिया। समझना, एसएसबी जो है वो इंडो चाइना बॉर्डर का निगरानी नहीं करता, या आईटीबीपी काम करता है तो ये हट जाएगा यहां से। दूसरा, एसएसबी 2001 में एस्टैब्लिश हुआ है बीएसएफ को बदलने के लिए, ये भी गलत है। थर्ड, एसएसबी गार्ड कोस्टल लाइन वो इंडियन कोस्ट गार्ड करता है, तो बचा क्या, एसएसबी ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वो चीजें हैं जहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में होती है। चलिए अब आखिरी दौर इस सेशन का, दैट इज क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन पूछता है, द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वर्क्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? अंतरिक्ष विभाग निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? पहला,
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड फोर्थ नीति आयोग। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सेशन कैसा लगा आपको ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।